सम्मानीय सांसद रायपुर के सोनी जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, अनुराग जी, बाकी सारे मित्रगण, प्रवक्तागण, बजाज जी, पत्रकार मित्रों, आपको नमस्ते और आपका अभिनंदन। आपके प्रदेश से मेरा कुछ भावनात्मक लगाव है। 2003 में पहली बार परिचय हुआ था, फिर बाद में यहाँ का प्रभारी भी था। छत्तीसगढ़ प्रदेश से मैं बहुत स्नेह करता हूँ। देश में घूमने का अवसर मिलता है, सभी भारतीय अच्छे होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों की सरलता, सहजता, सादगी और ईमानदारी बहुत प्रभावित करती है। और ये मैंने इस प्रदेश के व्यापक दौरे के आधार पर निष्कर्ष है। और मैं बहुत विनम्रता से यहाँ के अपने निवासियों का बहुत ही आदर करता हूँ। मित्रों, मैं अपनी 4-5 कुछ बातें मुख्य बता दूंगा, फिर आपके जो सवाल होंगे मैं सबों का उत्तर दूंगा अपनी क्षमता के अनुसार। पार्टी का निर्देश हुआ कि मैं जाऊं, आपसे बात करूं और रायपुर ग्रामीण के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दूं। तो आज मैं उसकी बैठक करूंगा, फिर सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम एड्रेस करूंगा। कल तक मैं यहाँ हूँ। आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देखकर मुझे योगी जी की याद चली आती है, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे, अजीत जोगी जी। थैंक यू। मुझे याद है कि 2003 में चुनाव था, सोनी जी को याद होगा शायद। क्या जलवा था साहब। मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था, जूनियर था। तो यहाँ था कि भाजपा के लिए कोई जगह ही नहीं है, सारी जनता हमारे साथ है, आप लोग कहाँ से आ गए। और बड़ी विनम्रता से मीडिया के मित्र क्षमा करेंगे, मीडिया भी उनके खिलाफ लिखने में बहुत हिचकता था। और क्या आतंक था, क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई होती थी। 1-2 बार मुझे दिल्ली से भेजा गया था एमपी के साथ इंक्वायरी भी करने के लिए, याद है सुनी जी? और चुनाव हुआ तो रिजल्ट सबके सामने। मैं 1 हफ्ते प्रचार में था यहाँ पर। भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है? कैन द मास्टर ऑफ ऑल आई सर्वे। जो प्रदेश है वो हमारे साथ है, सब कुछ मैं ही सही सोचता हूं। और एक चीज अजीत जोगी से भूपेश जी ने अच्छी सीखी है। अजीत जोगी जी भी दिल्ली को फिट रखते थे अपनी पार्टी में, हाँ, और यहाँ तो एटीएम ही खुला हुआ है, तो क्या कहने हैं। मैं जब दिल्ली से चला तो मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की, तो यहाँ तो संख्या ही बढ़ती चली जा रही है। मेरा एक और परिचय है कि मैं वकील भी हूँ पेशे से। पहले पटना हाई कोर्ट में वकालत करता था, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूँ, लॉ मंत्री तो रहा ही। तो मुझे गोठान का जो मैंने घपला देखा तो मुझे चारा घोटाले के घपले की याद आ गई, क्योंकि चारा घोटाले में जनहित याचिका करके सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाला वकील रविशंकर आपके सामने बैठा है, जिसमें लालू जी को 4 मामले में सजा हो चुकी है, आगे और हो सकती है।
तो बिहार में एक नारा था, लालू जी आपने गरीबों का चारा भी खा लिया। भूपेश बाबू मुझे आपसे आग्रह करना है, अब गोबर पर भी तस्करी क्या है, कहीं तो छोड़िए। कितना करेंगे आप? हमारे मित्रों ने इस विषय को उठाया है, कहीं तो एक जगह छोड़ना चाहिए ना। अब मुझे मालूम नहीं था कि कैंडी क्रश भी इतना लोकप्रिय हो जाएगा। सुबह आते ही हमारे मित्रों ने कहा ये कैंडी क्रश क्या है, मैंने दिल्ली में पढ़ा था, जरा मुझे बताया जाए। भूपेश बाबू आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है, ये सवाल तो मैं जरूर उठाऊंगा आज। मैं रिपीट कर रहा हूं, भूपेश बाबू आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है? जब इस मामले की मैं तहकीकात कर रहा था तो मुझे महादेव ऐप की कहानी बताई गई, और इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ से मुझे प्यार है। तो जब मैंने महादेव ऐप के बारे में सुना, कहा कि भिलाई का एक नौजवान 200 करोड़ खर्चा कर रहा है दुबई में अपनी शादी में, ये तो कमाल की चीज़ है भाई साहब। तो पूरी कहानी सुनने में आई। अब वहाँ ईडी का काम चल रहा है, वहाँ सीबीआई का काम चल रहा है, सिनेमा एक्टर सबको कैश पेमेंट किए गए। तो अब यहाँ बताया गया कि महादेव ऐप में भी एक भक्त जो हैं वो भूपेश बाबू से बहुत नजदीक है, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो अब समझ में आता है कि गेमिंग ऐप से भूपेश बाबू को क्यों प्यार है कि अपनी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में भी कैंडी क्रश खेलते हैं। उनको आनंद आता है, हर प्रकार का आनंद। इसीलिए विदेश में भी मामला चलता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नौजवान कितने निराश हुए हैं, क्या भविष्य बनाया आपने उनका? ये महादेव ऐप की परतें खुलेंगी तो खूब खुलेंगी, मुझे मालूम है, मैंने स्टडी किया इसको। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भूपेश बघेल जी, बीजेपी की ओर से हम इसको बहुत प्रभावी रूप से उठाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। बघेल जी के बारे में मैं एक बात और कहूंगा, वो भ्रष्टाचार में सबको ट्रस्ट नहीं करते। एक कहावत है, खाना भी चाहिए तो मिलजुल कर खाना चाहिए, हाँ? लेकिन जो हमारे सबसे नजदीकी हैं वही बैटिंग करेंगे। जब मैं गया कोयला घोटाले में तो मालूम हुआ उनकी जो सचिवालय में काम करने वाली एक वरिष्ठ पदाधिकारी है वो जेल में है, 2 कलेक्टर जेल में, बाकी जेल में। मैं देश का कोयला खान मंत्री भी रहा हूं अटल जी की सरकार में। छत्तीसगढ़ कोयले की खान है, मुझे मालूम है, और जानबूझकर ये योजना बनाई गई कि इसको ऑक्शन से करना है ताकि इसमें पारदर्शिता आए, लेकिन उसको ही बदल दिया गया। और कैसे बदला गया ये आपने देखा, कहां कहां कट जाता था कितना, तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया। तो हमारे मित्र सांसद सोनी जी ने बड़ा अच्छा नाम दिया, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार भी बहुत पारदर्शी है। ये शब्द मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं उनको ड्यू क्रेडिट दे रहा हूं। बड़ा कारोबार बड़ा ऑनेस्ट चलता है, हाँ? देयर इज ए ग्रेट ऑनेस्टी इन डिसऑनेस्टी। अगर मैं अंग्रेजी का शब्द का प्रयोग करूं तो चोरी में भी बड़ी ईमानदारी है। तो 500-600 करोड़ का कोयला घोटाला पर लगा कि अब समाप्ति होगी, तो फिर मैंने एक्साइज घोटाले में जाने की कोशिश की, तो वहाँ तो और कमाल हो गया, हॉलोग्राम डुप्लीकेट बन गया। आप सभी जानते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। एक बात मुझे जरूर कहनी है, कागज कहाँ गया? ये मैं आपके लिए लाया था। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर पढ़ के आया,
मैं मंद ही मंद मुस्कुराने लगा। तो हमने कहा आप लोग के सामने कहूँगा, ये श्रीमान पवन खेड़ा का वक्तव्य है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। कांग्रेस फर्म ऑन इम्पोजिंग लिकर बैन इन छत्तीसगढ़, जिनके शब्द हैं, और अंग्रेजी में जो कहा है मैं कहना चाहता हूँ, क्लैरिफाइड पॉल प्रॉमिस रिगार्डिंग लिकर बैन, talking with media person, senior Congress leader Pawan Kheda said that to ban on liquor in Chhattisgarh is in focus of Congress government, which can be achieved only by taking one step at a time, एक समय एक कदम। तो भूपेश बाबू, ये आपकी ऑफिशियल लाइन है। अब 5 साल पूरे हो गए, अब कब कदम उठाइएगा? आप कदम कभी नहीं उठाने वाले थे, जुमला था, अगर मैं आप ही के शब्दों का प्रयोग करूं, क्योंकि ये आपके लिए नोट कमाने वाली मशीन थी, एटीएम दिल्ली तक के लिए। और देखिए, किसी को बेल नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, किसी को बेल नहीं हुआ। क्या कोयला घोटाला, क्या शराब घोटाला। अब जब ये सब मामला हो गया, तो मैं भूपेश बाबू आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप तो कांग्रेस के नेता है ना, तो थोड़ा यूपीए के अनुभव से काहे नहीं सीखते हैं? कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, आपके, मैंने एक बार संसद में एक बात कही थी, टेलीकॉम घोटाला हुआ, 2G घोटाला ने बताया। तो मैंने एक बात कही थी कि अपनी संस्कृति में शरीर पंच तत्व से बना है। हाँ, पंच तत्व क्या है कि ये शरीर बना है पृथ्वी, अग्नि, वायु, आपके फिर आकाश, इन सब से बना। और अपना सिद्धांत ये है कि जब आप दुनिया से जाएंगे तो उसी अग्नि में अपने को स्वाहा करना है, यही ना है। कांग्रेस पार्टी के मित्र इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा जब तक 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तब तक इसका सम्मान नहीं होगा। उन्होंने करके दिखा दिया। अब आप देखिए, कोयला घोटाला तो जमीन नहीं पाताल में चले गए। कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया उन्होंने, आदर्श घोटाला, ये सब जमीन के घोटाला थे। आकाश में सबमरीन घोटाला कर दिया है, हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर घोटाला, जल में सबमरीन घोटाला, वायु तरंगे 2G घोटाला, और अग्नि बची तो जो दामाद श्री हैं, आप जाइए बीकानेर में, जो सोलर पावर में खुराफात है, तो आज सब जेल में हैं, परेशान हैं। और मनमोहन सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करनी पड़ी है कोयला घोटाले में अपने बचाव के लिए, जो पेंडिंग है। तो बघेल साहब, कुछ तो सीखिए आप। भाजपा कोई घोटाला छोड़ने नहीं वाले हैं, हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। और हमारी सरकार बन रही है। जितना एक प्रचार कुप्रचार कर लें, जिस तरह अजीत जोगी जी हारे, उससे बड़ी हार आपकी होने वाली। और इन किसी भी घोटालेबाजों को भाजपा की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मित्रों, 3 बातें और कहूंगा, फिर आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। बघेल साहब, ये प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको क्यों चिढ़ है भाई? ये तो गरीबों के लिए है ना, कोई नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं है। कभी आपकी सरकार का प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर बनेंगे, उम्मीद तो नहीं है, तो उनका नाम रहेगा। तो आपने चूंकि पीएम का नाम है इसलिए रोक दिया। और इसमें तो आपके मंत्री थे, लो भाई चिट्ठी का, तो देखिए ये चिट्ठी मेरे पास है। उन्होंने इस्तीफा दिया यही कह करके, आप सभी जानते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, कि मुझे इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत कठिनाई हो रही है, क्रियान्वित करने में आपका सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। डिप्टी सीएम है। अब बताइए साहब, तो ये क्या मतलब है इसका?
आवास में, बाकी में। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो धान चावल की खरीद का मामला है, ये हमारा कमिटमेंट है, तो हम देते हैं। और 2200 कितना टोटल है? 2184 रुपया हम देते हैं भारत सरकार का। और मोदी जी ने घोषणा कर दिया है और भी खरीदेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी घोषणा है। जब प्रधानमंत्री बोल गए तो मुझे और क्या कहना है। मित्रों, बस 2 विषय मुझे और कहने थे और फिर उसके बाद आपके सारे सवालों का मैं उत्तर दे दूंगा। आजकल यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम तो राम के भक्त हैं, है ना। राम गमन जो पथ रमन सिंह ने बनाया। भूपेश जी, आपके पिताजी का राम के प्रति कितना प्यार है, छत्तीसगढ़ देश की जनता जानती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब सनातन का अपमान किया गया, भूपेश बघेल आप क्यों खामोश थे? जब सनातन की तुलना डेंगू और छुआछूत के रोग से की गई, तब आप क्यों खामोश थे? जब बिहार के शिक्षा मंत्री रामायण की चौपाई पढ़ना और पोटेशियम साइनाइड खाना एक समान है, तब आप क्यों खामोश थे? और जब अखिलेश यादव की पार्टी के लोग ये बोलते हैं तो क्यों खामोश थे? और जब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के पुत्र सनातन का अपमान करते हैं, तब आप क्यों खामोश थे? ये कौन सी बात कही जा रही है? सनातन स्थायी है, सनातन शाश्वत है। और सनातन क्यों शाश्वत है? क्योंकि सनातन में ही है कि प्रभु राम शबरी माता के जूठे बेर खाते हैं जो आदिवासी, तो उसमें रामत्व था। सनातन इसलिए प्रभावी है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि की जात कुछ भी हो, वो देवतुल्य है। सनातन इसलिए प्रामाणिक है कि वेद व्यास जिन्होंने रचना की वेदों की, उनकी माता जी कौन थी आप सभी जानते हैं, वो मल्लाह समाज से आती थी। सनातन इसलिए प्रामाणिक है कि जो हमारे संत रविदास थे, वो चर्मकार का काम करते, इतना बड़ा संतत्व था उनमें कि सन्यासी उनके पैर छूते थे। यही तो सनातन है। तुम अपनी साधना से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, और ऐसे सनातन को अपमानित किया जा रहा है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। अब देखिए, सोनी जी मुझे दिखा रहे हैं कि पीएससी घोटाला आप भूल गए। हमारे बिहार में कहानी है सोनी जी, कापर करूं सिंगार। और देखिए वो हंस दी, वो समझ गए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। कितने घोटाले गिनाऊं मैं? अब देखिए, हमारे सांसद जी का आग्रह है और ठीक भी है, पीएससी घोटाला। अरे भैया, आप नौजवान लोग को नियुक्ति कर रहे हैं, उसमें भी चेयरमैन साहब की पत्नी, अरे बेटा, बहू, बाकी लोग, ये क्या हो रहा है? कोर्ट को रोक लगाना पड़ा। एक जनहित याचिका, एक बाकी। एक बार तो सीख लेते बंगाल से, जहां कितने करोड़ रुपए निकले और कितने लोग जेल में हैं। मित्रों, आजकल जातीय जनगणना की बड़ी चर्चा है। राहुल गांधी जी को ऐसा है ना मित्रों, कि राहुल गांधी तो मैंने संसद में कहा है वो होमवर्क नहीं करते, तो उनको जो पुड़िया में दे दिया जाता है उसको पकड़ लेते हैं। तो बिहार में नीतीश बाबू ने उनको जातीय जनगणना की पुड़िया पकड़ा दिया है, हा? कभी सावरकर की पुड़िया, कभी कुछ चलता रहता है उनका। तो आजकल यही है। एक बड़ा मैं प्रामाणिक सवाल उठाना चाहता हूं आज रायपुर के मीडिया के सामने। जातीय जनगणना होगी तो क्या कांग्रेस के अंदर वो लागू होगी कि नहीं होगी? जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या यह कांग्रेस के अंदर लागू होगी या नहीं होगी, या वहां वही चलेगा? इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे बिहार में लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी, उसके बाद तेजस्वी जी,
बेटी मीसा भारती वो लोकसभा में हार गई तो राज्यसभा चली गई। दूसरे बेटे तेज प्रताप ने कहा मुझे क्यों नहीं मनाया, तो उनको भी एक टॉफी दी गई। मुलायम सिंह यादव तो अखिलेश यादव तो ताऊ नाराज। बंगाल में ममता जी के भतीजे चढ़े हुए हैं कि भाई आपका बहुत हो गया, अब जगह खाली करो कि मैं आऊँगा। तो यही चलेगा क्या? ये छलावा कब तक चलेगा? ये क्यों चलना चाहिए? हमें गर्व है इस बात का कि भाजपा ने ईमानदारी से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों सबों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज मैं छत्तीसगढ़ में इस बात को रखना चाहता हूं कि देश की पहली आदिवासी नेत्री, गरिमामय नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया हमारी सरकार ने बनाया। और विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। देश के गरिमामय नेता हमारे राष्ट्रपति बनाया, किसने विरोध किया? कांग्रेस ने विरोध किया, रामनाथ कोविंद जी। और क्या वो लिस्ट गई जो भी उन्होंने टिकट दिया है? कांग्रेस का तो टिकट का पता ही नहीं है। हमने आते पूछा कि कांग्रेस का टिकट क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री का टिकट हो गया, तो कहा नहीं हुआ है। कहा क्यों नहीं हुआ? तो बताया गया कि वो अपनी सीट के बारे में दो मत में है कि गड़बड़ा तो नहीं जाएंगे। देखिए अभी तक जो टिकट हुआ है उसमें भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 31 ओबीसी को टिकट दिया है, 30 आदिवासी भाइयों बहनों को दिया है, 10 आपके अनुसूचित जाति भाइयों बहनों को दिया है, महिलाओं को 14, पहली बार 43, युवा 34, 85 में मैंने पूरा ब्रेकअप दे दिया। और देश में सबसे अधिक सांसद ओबीसी के भाजपा के हैं, एससी एसटी के भाजपा के हैं, सबसे अधिक विधायक भाजपा के, 11 मंत्री हमारे केंद्र में ओबीसी समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये हम काम करते हैं। अब बिहार में जिस तरह से जनगणना हुई है, जानबूझकर अति पिछड़ा समाज की संख्या कम की गई है, वहाँ रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो ये है इनका हिसाब जातीय जनगणना का। धन्यवाद मित्रों, ये विषय इतने थे, शब्दों को सही रखिए आप। हमारी पार्टी यहाँ बहुत बढ़िया जनता में एक्सपोज कर रही है और हमारी सरकार आ रही है, तो हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत है, हमें कार्रवाई करनी और हम करेंगे। अब फिर मैं कहूँगा होमवर्क नहीं करते हैं तो फंसते हैं। अडानी, देखिए हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है। देश के व्यापारी अगर पूंजी निवेश करें तो करना चाहिए, तभी तो व्यापार देश आगे बढ़ेगा। भूपेश बाबू, आपने अडानी जी को सहयोग नहीं किया है क्या? मेरे पास तो सारे कागज हैं, कहीं को दे देंगे, कोयला में क्या क्या हुआ है। और भूपेश बाबू और कांग्रेस वाले ये बताइए कि मनमोहन सिंह के समय में उनको 1 लाख करोड़ से अधिक का ऑस्ट्रेलिया में पूंजी निवेश न्यूजीलैंड में हुआ था, तो उस समय क्या कर रहे थे आप? ममता जी ने लगभग किया है 50,000 करोड़ का पूंजी निवेश, हमारे राजस्थान में तो 65,000 करोड़ का है, और केरला में तो कोची पोर्ट ही बना रहे हैं अडानी का ग्रुप। तो क्या मतलब है? तो बहुत सिंपल सी बात है। जब भी राहुल गांधी से पूछते हैं नहीं वहाँ ठीक है, ये सवाल वहाँ उठा था, मैंने ही प्रेस ली थी, कहा नहीं वहाँ ठीक है। तो जब वहाँ ठीक है तो खेड़ा जी यहाँ गड़बड़ है क्या? ये तो जवाब दीजिए। देखिए इसे कहते हैं राजनीतिक डबल स्टैंडर्ड, ये बहुत ही गलत है। 2-3 कारण मैंने विस्तार से बताया। योगी जी के समय क्या स्थिति थी, जीते हम, मैं अजीत जोगी क्षमा करेंगे, फिर मैं आपके 7-8 में यहाँ प्रभारी था, तब भी सरकार बनी हमारी। तो आपके प्रदेश के जानता हूँ, यहाँ के मिजाज को जानता हूँ, यहाँ के भ्रष्टाचार, कुशासन, विकास के अभाव से यहाँ की जनता त्रसित है। बिल्कुल अजीब बात है। मैं एक बात कहूँगा, उनकी सरकार तो है ना देने के लिए, क्यों नहीं दे देते? एक बात। दूसरी बात है कि धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है इतने बेशर्मी से? क्या सरकार का संरक्षण नहीं है? अब मैं अधिक विस्तार से नहीं बोलूँगा, बहुत संवेदनशील विषय है। कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पर। कल भिलाई में मंदिर पर हमला हुआ कि नहीं हुआ?
शिव पार्वती के मंदिर पर। तो ये क्या ढोंग करते हैं आप कि मैं राम का भक्त हूं। मुझे एक बहुत बढ़िया किसी व्यक्ति ने बताया कि अपनी एक फोटो बहुत वायरल कराते हैं भूपेश जी कि वो खंभों पर चलते हैं, गेड़ी, क्या बोलते हैं, गेड़ी। अधिक वो कैंडी क्रश से कंफर्टेबल रहते हैं, यही खेला खेलते हैं। चलिए, उसका जवाब बहुत सिंपल है, मैं वही करूंगा जो अपने प्रचार से अजीत जोगी का किया है। मैं वही करूंगा जब 2007-08 में प्रदेश प्रभारी के रूप में यहाँ जीता है। और चूंकि बघेल जी आपने मेरी क्षमता के बारे में सवाल किया है, तो थोड़ा बढ़िया से होमवर्क कर लीजिए। रवि जो विषय पिकअप करते हैं उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो मैं क्या जवाब दूँ? मैंने आपको पहले बताया ना, ये तो आंकड़े आप लोग के हमारे मित्रों ने बहुत रखा है, कोई मेरे लिए बताने का आवश्यकता तो है नहीं किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ। और ये पूरा आ रहा है चावल, उसमें पैसा एमएसपी को कौन दे रहा है? मैंने आपको बताया, उसको रिपीट कैसे करूँ? इसलिए ऐसी बातों का जिसका कोई आधार नहीं, उसका मैं क्या जवाब दूँ? देखिए, पहली बात यह है, इसका सवाल करने के पहले मैं आपके विनम्रता से आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं एक प्रति प्रश्न करूँगा। हमने 85 कर दिया, वो तो एक भी नहीं कर पाए ना। और मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री का क्या हो रहा है, उनकी टिकट का क्या हो रहा है, तो मालूम है लड़ाई यही चल रही है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मुझे बताया गया कि शैलजा जी ने घोषणा किया ना कि ये कलेक्टिव सामूहिक नेतृत्व में होगा। हमारी पार्टी बहुत ही संगठित है। देखिए, स्वाभाविक है, एक सीट पर 10 दावेदार होंगे। एक बार जब निर्णय हो जाता है तो सभी मानते हैं, मैं भी बात करूंगा, बाकी लोग बात करेंगे, बाकी जहाँ प्रभारी हैं माथुर जी, नितिन जी, और फिर आपके हमारे बाकी मनसुख भाई और संगठन सिस्टम बात करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 2 बातें जान लीजिए। बीजेपी अपने काम से लोगों में अपना प्रभाव बनाती है, और आज देश के पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासी, वंचितों को यह मालूम है कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री एक पिछड़े समाज का है तो भाजपा ने दिया नरेंद्र मोदी। इस देश में सबसे बड़े पद राष्ट्रपति पर एक आदिवासी गरिमा नेत्री बैठी तो भाजपा ने दी। मैंने पहले बताया रामनाथ कोविंद जी के बारे में, तो हमें उसकी जरा भी चिंता नहीं। लेकिन मैं राहुल गांधी को आज एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि उनकी दादी जी का एक बयान है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया है कि हमें जात पात से ऊपर उठना है। और ये उनका बयान कब है? उनकी मृत्यु 84 में हुई, उससे भी 5-7 साल पहले का। तो मैंने कहूँगा, राहुल जी कभी अपनी दादी को सीखा है? आप जिनके पारिवारिक प्रभाव के कारण आप वहाँ बैठे हुए हैं, कभी उसको भी देख लिया नहीं। यह सत्ता सनातन का अपमान करना कौन सा राजधर्म है? जवाब दे वो। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि जो कमेंट आया कि सनातन डेंगू है, एड्स है, कोई जवाब आया? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र ने क्या क्या कहा वहां पर, जवाब आया? इनके भूपेश जी के पिताजी ने जो कहा, जवाब आया? इससे बड़ा कोई राज विधर्म हो सकता है क्या? देखिए, इस पर जो विदेश मंत्रालय की लाइन है उससे आगे मैं नहीं बोलूँगा। प्रधानमंत्री का बहुत स्पष्ट था कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को खड़ा होना चाहिए, और G20 की मीटिंग में इसको बाकायदे कहा गया है। सभी बड़े देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए, और जिस तरह से वहाँ बच्चों को मारा गया, गाना सुनते हुए युवकों को मारा गया, अब देखते हैं क्या। तो एक बड़ा सवाल किया गया है। अब राहुल गांधी जी विदेश नीति कितना समझते हैं उस पर कभी अलग से चर्चा करें। ऐसा है, भूपेश बघेल जी किसी योजना की तारीफ और योजना में घोटाले दोनों में फर्क नहीं समझते। बात समझ गए आप? हाँ, अच्छी योजना बनाए तो क्या दिक्कत है, गौ माता की सेवा हो तो क्या दिक्कत है, लेकिन गौ माता की सेवा करने पर 2.5 करोड़ घोटाला हो, इससे बड़ी पीड़ा की बात क्या हो? चलिए ठीक है, इसका मैं विस्तार से जवाब दे देता हूँ। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आपसे कोई पूछे नहीं, आप लूट करेंगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, आप शराब में, गोबर में, गोठान में और आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सब में घोटाला करें तो ये नहीं चलेगा। सब उत्तर सुन लीजिए, मैं समझ गया। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं,
उनको बेल मिला क्या? जाए कोर्ट में, बेल तो रिजेक्ट होता। और याद करिए, जो लोग ईडी के बारे में बोलते हैं, कितने दिन से जेल में है? मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, रिमांड मिली कि नहीं? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह जान है। तो ईडी जब काम कर, हाँ, ममता जी के मंत्रीगण तो जेल के अंदर है जहाँ पैसा मिला था, उनके विधायकगण। तो जब सच्चाई रहती है, एविडेंस रहता है, तो कार्रवाई तो होगी ना। अब वो पॉलिटिकल बातें करते हैं, उसका मुझे जवाब नहीं देना है।